एवरीवन, आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्लास 11 का जो है चैप्टर 3 है, आंकड़ों का संगठन नाम है, उसके प्रश्नोत्तर हम लेके आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है का उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, ख उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, ग उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 सही है। का ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमें औसत ज्ञात हो जाएगा, तो वो मध्य बिंदु है। दूसरा है, दो चरों की बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। क एक विचर वितरण, ख द्विविचर वितरण, ग बहुचर वितरण, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ख सही है, द्विविचर वितरण। तीसरा है, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। क प्रेक्षणों के वास्तविक मानों पे, ख उच्च वर्ग माइनस सीमाओं पर, ग निम्न वर्ग माइनस सीमाओं पर, घ वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। ऑप्शन 3 घ जो है, क्वेश्चन 3 का घ ऑप्शन सही है, वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। चौथा, अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत का किसी वर्ग की उच्च वर्ग माइनस सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। ख किसी वर्ग की उच्च वर्ग माइनस सीमा को उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। ग किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं। घ किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। तो इसका का ऑप्शन सही है, किसी वर्ग अंतराल की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत। पांचवा, परास का अर्थ क्या है? क अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर, ख न्यूनतम और अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, ग अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का औसत, घ अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अनुपात। तो इसका का ऑप्शन सही है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। आंसर है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में अनेक लाभ होते हैं। पदार्थों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण हमारे श्रम और समय को बचाता है। यदि हमने वस्तुओं को वर्गीकृत करके रखा हुआ है तो उसे खोजने में समय खराब नहीं होता और श्रम भी कम लगता है। उदाहरण के लिए हमारे विद्यालय के पुस्तकालय को देखें तो वहाँ पर पुस्तकें एक विशेष क्रम में रखी जाती हैं, अर्थात पुस्तकों का विषय अनुसार वर्गीकरण किया होता है। विषय के अनुसार पुस्तकें अलग अलग रखी जाती हैं। यदि हमें कोई अर्थशास्त्र की पुस्तक चाहिए तो हम केवल अर्थशास्त्र समूह में पुस्तकों को खोज सकते हैं। इससे हमारे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। प्रश्न 3 है, चर क्या है? एक संतत और विविक्त चर में भेद कीजिए। आंसर, चर वे तत्व होते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तथा जिन तथ्यों के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। चर को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, संतत चर एवं विविक्त चर। संतत चर वो होता है जिसका कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। ये पूर्णांक मान 1, 2, 3, 4 आदि, भिन्नात्मक मान 1/2, 1/3, 2/3 आदि, और फिर 1 से 31 में बदलता है तथा वे मान जो यथायथ भिन्न नहीं है, जैसे √2 बराबर 1.414, √3 बराबर 1.732 हो सकते हैं। विविक्त चर, संतत चर के विपरीत विविक्त चर में केवल निश्चित मान हो सकते हैं। इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। ये उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होता है, किंतु इसके बीच कोई मान नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में छात्रों की संख्या का आकलन करें तो वो पूर्णांक होगी, जैसे 45, 55, 60 आदि। प्रश्न 4 है, आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्ज्य और समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। आंसर, अपवर्ज्य विधि। अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आदि। इस विधि से आंकड़ों की संततता बनी रहती है। यही कारण कि वर्गीकरण की ये विधि संतत चर के आंकड़ों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। समावेशी विधि, आंकड़ों के वर्गीकरण की
समावेशी विधि किसी वर्ग के अंतराल में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ती है। इस विधि में किसी वर्ग में उच्च वर्ग सीमा को सम्मिलित किया जाता है, अतः दोनों वर्ग सीमाएं वर्ग अंतराल का हिस्सा होती हैं। जैसे 900, 999, 1000, 1099, यानी 900 से 999 तक और 1000 से 1099 आदि, ये इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 5 है, निम्न सारणी के आंकड़ों का प्रयोग करें जो 50 परिवारों के भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में दिखाती है। क, भोजन पर मासिक परिवार व्यय का प्रसार कीजिए। ख, प्रसार को वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजित करें तथा व्यय की बारंबारता वितरण प्राप्त करें। उन परिवारों की संख्या पता कीजिए जिनका भोजन पर मासिक व्यय का 2000 रुपये से कम है, 3000 रुपये से अधिक है। ग, 1500 रुपये और 2500 के बीच में है। खाद्य पे 50 परिवारों के मासिक परिवार व्यय रुपये में। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, है ना। सारणी बना के हम आरोही क्रम में आंकड़ों को रख लेंगे। तो ये आरोही क्रम में हमने आंकड़े रख लिए हैं, 1904, फिर 2041, इसी तरह से। नहीं, ये आंकड़े आरोही क्रम में नहीं है, इनको आरोही क्रम में बनाएंगे, ये प्रश्न में लिखे गए हैं। तो आरोही क्रम में हम बनाते हैं, तो बनाने के बाद हमारे पास ये क्रम आ जाता है, ये आरोही क्रम में बन जाता है। अब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क, भोजन पे मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार। भोजन पे मासिक पारिवारिक व्यय का प्रसार बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये हो गई 5090 माइनस 1007। आरोही क्रम में देखिए सबसे लास्ट पद है 5090 और पहला पद है 1007। तो इसका अंतर जो है 4083 आंसर होगा। ख, परास का वर्ग अंतराल की उचित संख्याओं में विभाजन तथा व्यय की बारंबारता में वितरण निम्नलिखित प्रकार का है। भोजन पर विभिन्न मासिक व्यय करने वाले परिवारों की संख्या का 2000 रुपये से कम मासिक परिवार करने की संख्या 33। तो 2000 से कम वाला हम आरोही क्रम वाले आंकड़ों में देखेंगे तो 33 हैं। 3000 रुपये से अधिक मासिक व्यय की संख्या जो है वो 6 है और 1500-2500 के बीच मासिक व्यय करने वाले परिवारों की संख्या 19 है। ये भी हम आरोही क्रम वाले टेबल से देख के बताएंगे। वर्ग अंतराल के लिए हम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, इस तरह से अंतिम 6000 तक के। फिर इसमें जितने भी बारंबारताएं आई हैं, जैसे 1000 से 2000 के बीच में, तो 4 लाइन खींच के कटी, यानी ये 5 हो गया, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा 5, फिर चौथा 5, फिर पाँचवा 5, फिर छठा 5, 6 पंजे 30 और लास्ट वाले में 3, यानी बारंबारता 33 है। 1000 से 2000 के बीच में 33 अंक हैं। फिर इसी तरह 2000 से 3000 के बीच में 11 अंक हैं। 3000 से 4000 के बीच में 3 हैं। 4000 से 5000 के बीच में 2 हैं और 5000 से 6000 के बीच में 1 है। बारंबारताओं का योग है 50। प्रश्न 6 है, एक शहर में ये जानने हेतु 45 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने घरों में कितनी संख्या में सेल फोनों का इस्तेमाल करती हैं। नीचे दिए गए उनके उत्तरों के आधार पर एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये अंक दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो इसके ये जो बारंबारता सारणी बनाने से पूर्व परिवारों द्वारा दिए गए उत्तरों के अंकों को आरोही क्रम में रख लिया जाएगा, जो इस प्रकार से है। फिर सारणी बनाएंगे तो 0 से लेके 7 अंक तक हैं। फिर मिलान चिन्ह बनाएंगे, 0 वाला अंक 1 है और 1 जो है वो 7 बार आया है। इसी तरह 2 15 बार आया है, 3 जो है 12 बार आया है, 4 5 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 7 1 बार आया है। तो ये योग 45 होगी। इस तरह इसकी बारंबारता सारणी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विचर और द्विविचर बारंबारता वितरण के बीच में अंतर बताइए। एक विचर बारंबारता वितरण अकेले चर के बारंबारता वितरण को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र के प्राप्तांक, एक व्यक्ति की आय इत्यादि, ये एक विचर बारंबारता वितरण है। द्विविचर बारंबारता वितरण 2 चरों की बारंबारता वितरण होता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाली बारंबारता द्विचर बारंबारता वितरण कहलाती है। तो इस तरह से आपका आंकड़ों का संगठन 3rd लेसन कंप्लीट हो रहा है। इसमें संख्यात्मक प्रश्न भी हैं और आपके जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।